तो हमने पिछले वीडियो में जो व्यवस्थापिका थी उनके बारे में पढ़ा था विस्तार पूर्वक, उनकी शक्तियां और उनकी सीमाएं पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। देखो, हमारे संविधान में संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया, जिनके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। स्पष्ट कहा गया कि संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 के तहत किया गया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है। ठीक है, देखो, अगर हमारी संसद के सदन पूछे हैं तो 2 आएंगे, अरे अंग पूछे हैं तो 3 आएंगे। कैसे? देखो, हमारे जो संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश में, ठीक है, और संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण होता है उत्तरदायित्व। कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? संसद के प्रति। तो राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का एक अंग है, इसलिए राष्ट्रपति को इसका अंग बना दिया। जबकि सदन तो है 2, लोकसभा और राज्यसभा, और जबकि अंग है 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये तो था संसद का सामान्य परिचय। अब पढ़ेंगे संसद के सदनों के बारे में। देखो, हम शुरुआत कर रहे हैं राज्यसभा से। राज्यसभा से देखो, पहले तो इसके उपनाम देखो। संसद को पहले तो आता है दूसरा सदन, दूसरा सदन, ठीक है। उसके बाद है उच्च सदन, उच्च सदन। तीसरा इसका नाम है राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। ये 3 नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। राज्यसभा का वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन है। ठीक है, इसको जो अन्य नाम है उस दूसरा सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और राज्यों का सदन भी इसको कहा जाता है। और इसका एक नाम और है स्थायी सदन, स्थायी सदन। भाई, ये राज्यसभा के 4 उपनाम है। देखो, धीरे धीरे समझेंगे, आसानी से, बहुत आसान है। देखो, शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सदस्य संख्या, ठीक है। उसके बाद हम वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या, ठीक है। इसके बाद मतलब कितने सदस्य राष्ट्रपति यानी मनोनीत, मनोनीत, ठीक है। इसके बाद कार्यकाल, कार्यकाल। फिर है पदाधिकारी, पदाधिकारी पढ़ लिया। फिर है निर्वाचन, किस विधि से होता है भाई? निर्वाचन, ठीक है। योग्यता, देखो, शुरुआती तौर पर हम ये चीजें पढ़ेंगे। देखो, सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है 250, ठीक है। लेकिन मैंने कहा लेकिन वर्तमान में है 245। कितनी है? 245। मनोनीत यानी जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो सदस्य हैं, उनकी संख्या है 12। वो सदस्य कौन कौन से हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा। उसके बाद में कार्यकाल 6 वर्ष का, ठीक है ना। और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य
सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। ठीक है। पदाधिकारी, इसका जो पदाधिकारी होता है वो पदेन सभापति होता है, और पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। इसके बाद में आता है निर्वाचन। निर्वाचन करती है राज्यों की विधानसभा। कौन? राज्यों की विधानसभा, विधान सभाओं द्वारा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। इसके बाद में आती है योग्यता। योग्यता में मेन होती है आयु, और उसकी आयु है वो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, और बाकी उसकी वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब बातें तो आप सबको याद ही होंगी, इतनी जो आप करते हो। देखो, निर्वाचन की जो विधि है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुरूप। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है थोड़ी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण निकाला जाता है इसमें विधि द्वारा। ठीक है। एकल संक्रमणीय विधि द्वारा राज्य की जो विधानसभाएं हैं इनका निर्वाचन करती है। देखो, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। इसे दूसरा सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन और एक स्थायी सदन कहा जाता है। क्योंकि स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकता। कौन भंग नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? राष्ट्रपति नहीं कर सकता। वर्तमान में इसकी संख्या 245 है, जबकि अधिकतम हो सकती है कितनी? 250। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अग्रणी स्थान रखते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है, जबकि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य है वो नए आ जाते हैं। ठीक है। पदाधिकारी है वो उसका सभापति होता है, और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुरूप अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान। ये याद रखना भाई, खुला मतदान होता है, यानी मतदाता को वोट दिखाना पड़ता है। ठीक है ना। दूसरी बात ये योग्यता इसकी 30 वर्ष है, और भाई ये एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अच्छा, पदाधिकारी का जो चुनाव है, यानी ये जो पदाधिकारी है इसका निर्वाचन है वो अनुच्छेद 89(1) के अनुसार, 89(1) के अकॉर्डिंग किया जाता है। देखो, वेतन भारत की संचित निधि से, कहाँ से वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, संचित निधि से। हो गई बात। और गणपूर्ति, और राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी है? 1/10। 1/10, यानी गणपूर्ति का मतलब होता है कि जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, यानी जब बैठक होती है, अधिवेशन होता है राज्यसभा का, तो उस समय कितनी बैठक होनी चाहिए, यानी कितने लोग होने चाहिए, सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, वो क्या है, यानी भाई ये तो था संसद का, इसका राज्यसभा का सामान्य परिचय। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा की शक्तियां। देखो, पहले ले लेते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब है विधि निर्माण की शक्ति राज्यसभा को किस प्रकार है। देखो भाई, विधायी शक्ति के अंदर अवित्त विधेयक, यानी जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, अवित्त विधेयक को छोड़कर जो सामान्य विधेयक है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को शक्तियां प्राप्त बराबर है। देखो कैसे, सामान्य जो विधेयक है वो लोकसभा में भी पारित हो सकता है
और राज्यसभा में भी। ठीक है, देखो यदि लोकसभा में पारित होता है तो वो राज्यसभा में पुष्टि के लिए जाता है। ठीक है, वो 6 महीने तक उसे रोक सकती है। ठीक है, यदि राज्यसभा में पारित करना है तो वो लोकसभा में जाता है। इसी प्रकार देखो विधि निर्माण में वित्त को छोड़ करके, यानी जो वित्त विधेयक है उसको छोड़ करके राज्यसभा को और लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। अवित्त विधेयक यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में भी पारित किया जा सकता है। ठीक है, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। ठीक है ना, यदि लोकसभा या राज्यसभा में पारित हो गया तो उसके बाद भी वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति उसे साइन कर देगा तो वो विधेयक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी विधेयक पर मतभेद हो जाए दोनों पर, मानो यदि कोई विधेयक है और उस पर दोनों सदनों में किसी एक सदन का मतभेद हो जाए तो क्या? तो राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है ना, यानी जो विधेयक है उस पर यदि किसी सदन की सहमति प्राप्त ना हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या करता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब तक हमारे भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। कब कब? 1961 में। ठीक है, 1978 में। ठीक है, 2002 में क्यों बुलाया गया? देखो 1961 में एक अधिनियम था दहेज विधेयक, दहेज कानून। इसके लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया। दूसरा आता है 1978 बैंकिंग सेवा अधिनियम, बैंकिंग सेवा अधिनियम। अधिनियम बोल दो चाहे एक्ट बोल दो, एक ही बात है, अधिनियम। ठीक है, तीसरा आता है पोटा, एक अधिवेशन था, जो अधिनियम था जिसका नाम पोटू था, पोटू। इस पोटू को नाम बदलकर पोटा कर दिया। आतंकवादी निरोधक अधिनियम है ये। इन 3 कारणों से संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए राष्ट्रपति द्वारा। तो यहां तक बात मेरे हिसाब से विधायी शक्तियां समझ में आ गई है। देखो आ गई ना, यानी विधायी शक्ति में यही है, अवित्त विधेयक यानी वित्त विधेयक को छोड़ करके जो विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में पारित कर दिया जा सकता है। ठीक है, यदि किस दोनों सदनों से पुष्टि होने के बाद यानी पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति का साइन होते ही वो क्या होता है? विधेयक है वो लागू कर दिया जाता है। यदि कोई सा सदन है वो विधेयक पर मतभेद कर देती है तो वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और आज तक संयुक्त अधिवेशन है वो 3 बार बुलाया जा सकता है। 1961 में दहेज कानून, 1978 बैंकिंग सेवा अधिनियम, 2002 पोटू को पोटा करने के लिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, विधायी शक्तियां समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। तो चलिए आगे पढ़ते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी। संविधान से संबंधित राज्यसभा की जो शक्तियां हैं
वो किस बार का? देखो, संविधान संशोधन के जो विधेयक है, जो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी जो संशोधन प्रस्ताव है, संशोधन प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। राज्यसभा, इन दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों का अलग अलग अपने कुल का बहुमत व उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत अति आवश्यक है। एक तो कुल का बहुमत प्लस जो मतदान कर रहे हैं और उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत। एक तो मतदान व उपस्थित होने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत से पारित होना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी बात सीधी सी है कि भाई संविधान जो संशोधन है, पहली बात तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ठीक है, जो संशोधन प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदनों का अलग अलग, दोनों ही सदनों का कुल का बहुमत प्लस मतदान व उपस्थित होने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत अति आवश्यक है। उसके बाद ही संशोधन हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछ लिया इसको, संशोधन विधेयक में कहीं पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि विधेयक गिर ही जाएगा। अगर किसी ने मतभेद कर दिया तो वो विधेयक ही गिर जाता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल सामान्य विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा, और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। पिस्सा पासा की बात करांगा। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। देखो, धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अनुसार केवल और केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 भाई, धन विधेयक की परिभाषा तो है अनुच्छेद 110 में, और जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है उसका प्रावधान है अनुच्छेद 109 में, जो कि केवल और केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में। ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लिया ये क्वेश्चन कि धन विधेयक कौन से सदन में पारित किया जा सकता है, तो केवल और केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। कितने दिन? 14 दिनों के लिए रोक सकती है। जैसे मान लो लोकसभा ने धन विधेयक अपने सदन में पारित कर दिया, उसके बाद वो धन विधेयक है वो राज्यसभा में सिफारिश के लिए जाएगा। कहाँ पर? राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगी? 14 दिन तक उसको रोक सकती है, फिर उसे जो संशोधन करके प्रस्ताव और लोकसभा में वापस भेज देती है। हाँ, संशोधन किया हुआ लोकसभा माने या न माने ये लोकसभा पर है। लोकसभा उस सुझाव को मान भी ले या ना भी माने, ये उस पर खुद पर निर्णय लेने की, यानी खुद लोकसभा की मर्जी है, वो उस सुझाव को माने या ना माने। ठीक है, ये हो गया। अब आएंगे कार्यपालिका शक्तियां। कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। भाई, कार्यपालिका का जब नाम आ जाए
तो समझ लेना प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, इनके बारे में चर्चा हो रही है। देखो नंबर 1, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा मिलकर के करती है। फिर अनुच्छेद अनुच्छेद 66 के अनुसार अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ठीक है ना? यानी अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के किसका निर्वाचन करती है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इसके अलावा अनुच्छेद 61 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है। किस पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे तो आता ही है सबको। महाभियोग लगाता कौन? अनुच्छेद 61 के तहत भाग लेता। उसके बाद उपराष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश है, उन पर महाभियोग लगाती है। इसके अलावा महाभियोग के तहत उपराष्ट्रपति को जो हटाने का जो जिम्मा है वो केवल और केवल राष्ट्रपति का ही, जो राज्यसभा का ही है। क्यों? देखो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा लाती है, लेकिन उसमें भी लोकसभा की पुष्टि अति आवश्यक है। लोकसभा की पुष्टि। यदि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का यदि प्रावधान कर दिया, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाती है, यानी आता ही ये राज्यसभा में है, लेकिन उसमें भी लोकसभा की पुष्टि आवश्यक है, उसके बाद ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है ना? इसके अलावा यदि देश में आपातकाल लग जाए, मानो देश में आपात स्थिति पैदा हो जाए, तो 1 महीने से अधिक आपातकाल रखना है तो क्या करना होगा? दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक। ठीक है ना? कैसे? मान लीजिए आपातकाल लग गया और उसे 1 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही जो स्वीकृति है उसके बाद ही उसे, यानी राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। एक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा मजबूत है राज्यसभा की स्थिति। कैसे? यदि लोकसभा भंग हो गई मान लो, तो भाई क्या होगा? तो उस समय आपात स्थिति में केवल और केवल राज्यसभा की चलेगी। राज्यसभा का अनुमोदन अति आवश्यक है, यानी राज्यसभा की पुष्टि आवश्यक है। तो ये हो गई हमारी विधिक शक्तियां, यानी विधिक शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां बोल सकते हैं इनको। ठीक है ना? आगे देखें। अब पढ़ेंगे हम विशेष अधिकार, यानी जो राज्यसभा कोई केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है, वो उसे क्या कहते हैं? विशेष अधिकार। वे अधिकार जो केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है, विशेष अधिकार। ठीक है ना? अधिकार देखो, ऐसे अधिकार जो केवल राज्यसभा को दिए गए हैं, वो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। देखो, पहला है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंदर स्पष्ट कहा गया है, यदि कोई विषय राज्यसभा का है और उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, राष्ट्रीय महत्व
का घोषित करने के लिए करना है तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उसके बाद उस पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। पहली बात तो ये, कोई विषय जो राज्यसभा का है, ठीक है, अपने 2/3 बहुमत से राज्यसभा ये पारित कर दे कि ये राज्यसभा का जो है विषय है, लेकिन ये विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए, तो उस परिस्थिति में उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास आ जाएगी? संसद को आ जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, दोबारा समझाता हूं, जो विषय राज्यसभा का है उसे राज्य उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के अनुमोदन के बाद उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर उस पर कानून संसद बना सकती है। ये प्रस्ताव, ध्यान रखना, ये प्रस्ताव केवल और केवल 1 वर्ष के लिए आता है। 1 वर्ष के बाद अगर बढ़ाना हो तो वही परिस्थिति। क्या? एक बार फिर बोल रहा हूं, जो विषय राज्यसभा का है और उसे राज्यसभा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के अनुमोदन के बाद उसे राष्ट्रीय महत्व का यदि घोषित कर देती है राज्यसभा, तो उस पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। इसके अलावा नंबर 2 आता है अनुच्छेद 312। भाई 312 कहता है के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। किसका? नई अखिल भारतीय सेवाएं, ये IAS IPS और ये है ना, सेवाओं का सृजन करती है। क्या करती है कि अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा, कौन? राज्यसभा, बात ही राज्यसभा की चल रही है। राज्यसभा क्या कर सकती है? अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय, किसका? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारी राज्यसभा पूरी हुई। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप, मुझे पता कर दोगे, कर दो यार भाई।